आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। पिछले वीडियो में अपने स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेश और इसकी संकल्पना के बारे में अध्ययन किया। इसी कड़ी में आज अपन आवेशों के प्रकार और आवेश उत्पन्न करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक है आवेश के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उस पर आता है ऋण आवेश, और कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर आता है धन आवेश। उत्सर्जन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, और ग्रहण करने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो अपन धनावेश और ऋणावेश को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट इसका है धनावेश और दूसरा पॉइंट है ऋणावेश। पहले पॉइंट के बारे में अपन अध्ययन करें तो अपना पहला पॉइंट है धनावेश का। धनावेश का पॉइंट अपन किस प्रकार से इसको परिभाषित के रूप में लिख सकते हैं। तो धनावेश किसी भी वस्तु पर किसी भी दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। धनावेश किसी भी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। जैसे अपने पास में ये एक कोई पदार्थ है ए, ये प्रारंभ में उदासीन है और इस पर जितना धनावेश है उतना का उतना ही इसमें क्या है, ऋणावेश। अब अपन ने यह लिखा है कि उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से ये पदार्थ क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। तो इस पदार्थ की जो स्थिति है वो एक की स्थिति क्या हो जाएगी, ए प्लस का रह जाएगा इधर, और ये माइनस में एक यहाँ से उत्सर्जित हो गया तो इधर से इधर ऋणावेश के ये भाग देंगे। अब ये धनावेश इस ऋणावेश से कैंसिल, ये धनावेश इस ऋणावेश से, ये धनावेश ये ऋणावेश है। तो यहाँ स्थिति में एक धनावेश अपने पास में क्या हुआ, बचा हुआ रह गया, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। तो इस सामान्य अवस्था से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी आ रही है, और यही इलेक्ट्रॉन की कमी किसको दर्शाती है, धनावेश को। तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशी। ये क्या हो जाएगी, धनावेश। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट अपना है ऋणावेश का। अपन ऋणावेश के बारे में अध्ययन करें तो पहले पॉइंट में अपन ने ये लिखा है कि धनावेश किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। तो ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा कि ऋणावेश किसी भी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात इसको अपन परिभाषा के रूप में लिखें तो ऋणावेश किसी भी वस्तु पर वृद्धि को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को दर्शाता है। ऋणावेश किसी भी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को दर्शाता है। जैसे अपने पास में कोई पदार्थ बी है, सामान्य अवस्था में जितना इस पर धनावेश है उतना ही इस पर ऋणावेश है, अर्थात ये क्या है, उदासीन है। अपन ने यह लिखा है कि किसी वस्तु को उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को दर्शाता है। तो बाहर से ये पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ ग्रहण करेगा। तो यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में बिंदु बी पर ये धनावेश में रहेगा और इधर ये ऋणावेश, और जो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त ग्रहण किया है वो ऋणावेश यहाँ हो गया। तो अब इस माइनस से ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, और यहाँ पर ऋणावेश क्या होगा, बचा हुआ रह गया। यहाँ पर कोई धनावेश नहीं है, यहाँ पर दोनों बराबर मात्रा में थे। तो यहाँ पर ये कब बचा हुआ रह गया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। तो यहाँ पर ही इस एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और ये किसको दर्शा रही है, ऋणावेश को। तो ये यहाँ पर वस्तु आपको कैसी हो जाएगी, ऋणावेश। ये हो गया ऋणावेश। इसको अपन किसी दूसरे प्रकाश के उदाहरण से केवल समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण को देखना, ये एक पदार्थ है अपने पास में ए,
और ये एक अपने पास में दूसरा पदार्थ है बी। प्रारंभ में अपन उदाहरण के लिए सपोज मान लेते हैं कि इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है प्रोटॉन, मतलब ये उदाहरण है। इसके पास में मान लिया 13 इलेक्ट्रॉन मान लिया और 13 ही क्या हो जाएंगे प्रोटॉन बनेंगे। जब इन दोनों वस्तुओं को परस्पर रगड़ेंगे, परस्पर इन दोनों को इस प्रकार से घर्षण करेंगे, तो घर्षण करने से क्या होता है कि दोनों वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है स्थानांतरण होता है। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो ये यहां से अपन मान लेते हैं कि ए से 2 इलेक्ट्रॉन या मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बिंदु या वस्तु बी पर क्या हो रहे हैं स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इन दोनों पदार्थों की अवस्था क्या हो जाएगी, ए 3 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 10 थे पहले, 3 निकल कर चले गए तो 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि वस्तुओं को रगड़ने से केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। इसका कारण भी मैंने आपको बताया। अब बी पदार्थ ने क्या किया, ए से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो पहले अपन ने कितने माने 13 इलेक्ट्रॉन माने, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो यहाँ कितने आ जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, प्रोटॉन प्लस के 13। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, माइनस का ई आवेश होता है। संख्यात्मक मान इसका 1.6 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का ई आवेश है, तो 7 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो गया माइनस का 7 ई। प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन पर प्लस का ई आवेश होता है, संख्यात्मक मान इसके बराबर ही होता है। तो एक प्रोटॉन प्लस का ई आवेश है, तो 10 प्रोटॉन पर कितना आवेश हो जाएगा 10 ई। अब ये दोनों इसी पदार्थ पर हैं, तो टोटल अपन आवेश निकालेंगे तो इन दोनों का योग करेंगे। 10 और माइनस के 7 का योग किया तो क्या आया प्लस के 3। इसने 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी कमी हो रही थी। कमी होने से यहाँ पर क्या आया धनावेश आया प्लस का 3। तो इलेक्ट्रॉन की अवस्था जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी हो रही है वो किसको दर्शा रही है धनावेश को। इसी प्रकार से बात करें बिंदु बी पर, तो बी पर कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, तो 16 इलेक्ट्रॉन पर कितना हो गया माइनस का 16 ही। और प्रोटॉन कितने हैं 13 प्रोटॉन है, तो 13 प्रोटॉन में कितना आवेश हो गया प्लस का 13 ई। इन दोनों का टोटल योग कितना होगा माइनस के 3। बिंदु बी पर कैसा आवेश आया माइनस का आया, क्योंकि पहले इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे 13। इस ए से इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसके पास में कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपन ने यहाँ क्या लिखा कि ऋणावेश किसी भी वस्तु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को दर्शाता है, तो 13 से 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसको दर्शा रहे हैं वृद्धि को। तो स्टूडेंट्स ये आवेश के 2 प्रकार हो गए, जिसमें अपन ने ये समझा कि धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है। नेक्स्ट टॉपिक आवेशन की विधियां। आवेशन का अर्थ क्या होता है किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना। जैसे अपने पास में ये एक वस्तु है, इस वस्तु को अपन आवेश किस प्रकार से दे सकते हैं, जिस प्रकार से अपन आवेश देंगे, आवेश देने की वो जो क्रिया होगी उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे आवेशन। उस क्रिया को क्या कहेंगे आवेशन। तो आवेशन की परिभाषा क्या बन जाएगी कि किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की क्रिया। अब किन किन विधियों द्वारा ये आवेश अपन उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहले छोटी सी परिभाषा अपन लिखिए आवेशन की, किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु कहलाती है। किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की क्रिया, मतलब अपन किस विधि से किस क्रिया से इस वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है आवेशन कहलाती है। 3 विधियों द्वारा किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। 3 विधियां, जिस वस्तु को अपन को आवेशित करना है तो या तो अपन उस वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ सकते हैं, मतलब घर्षण कर सकते हैं,
या जैसे मान लो कि अपने पास में कोई एक आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, इसको ऐसे संपर्क में रख सकते हैं। और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा। तो आवेश 3 विधियों द्वारा उत्पन्न हो सकता है। वो 3 विधियां कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। इन 3 विधियों द्वारा अपन किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो 2 विधियां हैं घर्षण और संपर्क द्वारा, इनमें 2 वस्तुओं को परस्पर निकट लाते हैं। एक में 2 वस्तुओं को रगड़ेंगे तो भी दोनों वस्तुएं संपर्क में आ रही है, और चालन द्वारा अपन आवेश करेंगे उसमें भी अपन वो 2 वस्तुओं को संपर्क में लाएंगे। सिर्फ इन दोनों विधियों में अंतर इतना ही है कि एक विधि में अपन दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे और एक विधि में सिर्फ दोनों को संपर्क में लाके रखना है। और तीसरी विधि में प्रेरण द्वारा आवेशन है। इस प्रेरण द्वारा आवेशन में न तो अपन वस्तुओं को रगड़ेंगे और न ही दोनों को ऐसे संपर्क में लाएंगे। इन 3 विधियों द्वारा अपन किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो अपना पहला पॉइंट है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि में क्या होगा कि जिन 2 वस्तुओं पर अपन को आवेश उत्पन्न करना है, उन दोनों वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाके दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, जैसे ये 2 वस्तुएं हैं अपने पास में, इन पर अपन को आवेश उत्पन्न करना है, तो इन दोनों वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाके इस प्रकार से क्या करेंगे, अपन घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, जिससे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होगा और ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएगी। एक पर धनावेश होगा और दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो इसकी क्रिया अपन किस प्रकार से, जैसे मान लो कि अपने पास में, जैसे मान लो कि अपने पास में ये कोई एक पदार्थ है ए, और ये अपने पास में कोई एक दूसरा पदार्थ है अपने पास में बी, और इन दोनों वस्तुओं को परस्पर अपन ने क्या किया, घर्षण किया। घर्षण से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरी वस्तु पर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन से इस वस्तु ए से वस्तु बी पर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो वस्तु ए पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो ये प्लस हो जाएगा। और वस्तु बी पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। इस प्रकार से घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। इसको अपन परिभाषा के रूप में लिखें तो दो वस्तुओं द्वारा आवेशन कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई कि 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने का अर्थ हो गया घर्षण करना, रगड़कर आवेश उत्पन्न करने की क्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। जैसे अपन ने यहाँ पर इन दोनों वस्तुओं के लिए, अब इस क्रिया में क्या होगा कि जिन दोनों वस्तुओं को रगड़ रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन पर कमी आएगी और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, जो क्रमशः धनावेश और ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। ये अपन नोट कर लें कि इस विधि में, इस क्रिया में दोनों प्रदर्शित करती है। एक चीज यहाँ और ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर अपन दोनों वस्तुओं को घर्षण कर रहे हैं। ये वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, ए वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये जितने इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रही है, बी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो बी कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, तो इस पर तो +2e आवेश हो जाएगा और इस पर -2e आवेश हो जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि घर्षण द्वारा दोनों वस्तुओं पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, वो आवेश परिमाण में तो समान है लेकिन परस्पर क्या है, विपरीत है। ये भी इसका पॉइंट नोट कर लेते हैं। इस क्रिया में उत्पन्न होते हैं आवेश, उत्पन्न होते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन को अपन एक छोटे से प्रयोग द्वारा और समझते हैं। अपने पास में जैसे मान लो कि कई प्रकार के इस प्रकार के धागे हैं अपने पास, सामान्यतः जो धागे होते हैं, उन सभी धागों को अपन हाथ से इस प्रकार से रगड़ते हैं,
तो उन धागों से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने हाथ में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण इन सभी धागों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इन सभी धागों पर इस प्रकार से प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और अपने इस हाथ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अपने हाथ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो इस प्रयोग में अपन ये देखेंगे कि उन सभी धागों को जब अपन हाथ से रगड़ते हैं तो सभी धागों पर समान प्रकृति का धनावेश उत्पन्न हो रहा है, तो सभी धागे परस्पर क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब अपन हाथ अपन इन धागों के पास में लेके आएंगे तो इस हाथ पर इलेक्ट्रॉन आने से ये धागे इस हाथ की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ये इनका भी एक प्रयोग हो जाएगा। ये घर्षण द्वारा आवेशन का चित्र हो गया, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब देखो इसको प्रयोग द्वारा अपने हाथ इन धागों से इलेक्ट्रॉन अपने हाथ में स्थानांतरित होंगे तो देखो सारे के सारे धागे परस्पर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन जब मैं ये हाथ इनके पास लेके आऊंगा तो देखो ये इस प्रकार से इससे आकर्षित हो गया, ये धागा इससे आकर्षित हो रहा है। इस धागे के पास लेके आएंगे तो देखो इनको स्पर्श नहीं कर रहा हूं मैं, इनको पकड़ नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी देखो ये हाथ की ओर क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। ये साधारण सा उदाहरण आप स्वयं भी इसको अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार से इनको रगड़ेंगे तो देखो सारे के सारे धागे अलग अलग हो जाएंगे, इनमें धनावेश आ गया, उस धनावेश से ये प्रतिकर्षित हो जाएंगे। अब अपना ये हाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ऋणावेशित हो गया, उसको पास में लेके आएंगे तो देखो ये सारे के सारे धागे देखो इससे आकर्षित हो रहे हैं, ये धागे इससे आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से देखना, ये इस प्रकार से आकर्षित हो गए, सारे के सारे धागे इसके से चिपक गए इस प्रकार। तो ये घर्षण द्वारा क्या हो गया, ये अपने घर्षण द्वारा आवेशन की विधि पूरी होगी। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बिंदु ये है। पहला पॉइंट ये कि जैसे मान लो कि अपने पास एक प्लास्टिक स्केल या कंघी है, उसको अपन सूखे बालों से रगड़ते हैं तो उस कंघी पर आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। वो कंघी उन हल्की वस्तुओं को, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। सही बात है, घर्षण के कारण ऐसा गुण उत्पन्न होता है। लेकिन कंघी के बजाय अपन कोई तांबे की छड़ लेते हैं और तांबे की छड़ को जब अपन किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो ऐसा गुण तांबे की वस्तु नहीं दर्शाती है, तांबे की छड़ ऐसा गुण नहीं दर्शाती है। वो इसलिए नहीं दर्शाती है क्योंकि तांबे की छड़ विद्युत का चालक होती है। अपन घर्षण करेंगे तो जो आवेश उस तांबे की छड़ पर उत्पन्न होगा वो अपने हाथ के माध्यम से, इस प्रकार से अपन पकड़े लेंगे, वो आवेश अपने हाथ के माध्यम से पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, इसलिए इसको वस्तु आवेश को नहीं दर्शाती। लेकिन अपन इस प्रकार से कागज या किसी कपड़े से लपेट कर, उस कागज से लपेट कर इस तांबे की छड़ को किसी दूसरी वस्तु से इस प्रकार से रगड़ते हैं और फिर इसको हल्की वस्तु की ओर ले जाते हैं तो ये उस वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। इस बार से भी आकर्षण का गुण उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तांबे की छड़ को अपन ये कागज लपेट कर पकड़ रहे हैं, कागज कुचालक हो गया जो इसमें उत्पन्न आवेश को अपने हाथ में प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। तो यही कारण हो गया कि कोई चालक छड़ अपने पास में है तो उसको यदि अपन कुचालक पदार्थ से पकड़ेंगे तो वो आकर्षण गुण को दर्शाएगी, अन्यथा उस पर जो आवेश का गुण उत्पन्न होगा वो अपने हाथ के माध्यम से काम प्रभावित हो जाएगा, पृथ्वी पर प्रभावित हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये एक वस्तु है ए और ये दूसरी वस्तु है बी। प्रारंभ में उदासीन है, हल्की वस्तुएं अपन इनके पास में लेकर जाएंगे तो ये भी उन पर आवेश आकर्षण का गुण को नहीं दर्शाएगी, हल्की वस्तुओं को पदार्थ भी आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन जब अपन इन दोनों वस्तुओं को परस्पर क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, घर्षण करने से दोनों वस्तु में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा और वो स्थानांतरण मान लेते हैं कि ए से बी की ओर हो रहा है, ए से बी की ओर हो रहा है। अब अपन इन दोनों को अलग अलग रख देंगे, मान लिया दो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो इस ए पर क्या आवेश आएगा, प्लस का 2e और बी पर क्या आएगा, माइनस का 2e। अब ये दोनों अलग अलग है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जब अपन ए के पास लेकर जाएंगे तो ये ए उन वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, बी भी उन वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन जब अपन ए और इस बी को परस्पर संपर्क में रख देंगे
तो ए और बी दोनों में से कोई सा भी पदार्थ उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों को अपन ने संपर्क में रख दिया तो इन दोनों का एक निकाय बन गया। इस निकाय पर +2 भी है और -2 भी है, तो टोटल जो आवेश होगा Q बराबर सिग्मा Q बराबर वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो निकाय पर ये आकर्षण गुण है वो क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। आगे समझ में? ये अपनी घर्षण द्वारा आवेशन की विधि कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट अपन यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। उसमें अपन प्रेरण द्वारा आवेशन और आवेश की इकाई, मात्रक और विमा के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आज जो भी पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आपको इसका अधिक से अधिक लाभ हो। धन्यवाद।